हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपका ETS थर्ड बहुत अच्छे से गया होगा। जैसे हम लोगों ने आपसे कमिटमेंट किया था कि बच्चों सारे क्वेश्चन जो है क्लासरूम से ही आएंगे, वैसा ही है। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, अच्छे से अपने फॉर्मूले को लर्न करना है, सिलेबस अच्छे से कवर करना है। तो ETS की श्रृंखला थर्ड के अंदर हमारा फिजिक्स का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सब लोग। A boy is a lift which is moving downwards with an acceleration of g/5 at an instant when the velocity of lift is 10 meter per second. Then boy throws a ball with the velocity of 10 meter per second. The time after which the ball return into the hand of the boy. तो बच्चों अगर अपन देखें तो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्वियसली रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव की बात करता हूं मैं, रिलेटिव टू लिफ्ट। ऐसे क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था बच्चों, आप लोगों को हमेशा रिलेटिव ही सॉल्व करना है। हम किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं। ठीक है तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं बच्चों अपन लोग। चलो भाई लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चलते हैं बढ़िया से। तो अपन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं और अपन बात कर रहे हैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारी लिफ्ट है बच्चों और इस लिफ्ट के अंदर हम यहाँ खड़े हैं और हमने एक बॉल ऊपर की ओर फेंका है किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। और ये लिफ्ट भी नीचे आ रही है किससे, 10 मीटर पर सेकंड से। तो बच्चों लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपोजिट जाते हैं तो जोड़ देते हैं। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये g/5 से नीचे जा रही है और हमें पता है इस पर नीचे कितना लगेगा g। तो एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, g - g/5। सॉल्व करेंगे कितना होगा ये, 4g/5। ठीक है, तो इस पर अब रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 4g/5 नीचे। अब बच्चों हमें बताना है कितने टाइम में, हमें बताया टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितने टाइम ऊपर जाएगी उतने टाइम में नीचे आएगी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट इट इज 2u/g और a रिलेटिव। तो हम सारी बात रिलेटिव में कर रहे हैं। तो 2 × 20 एंड डिवाइड बाई ऑफ रिलेटिव कितना हो गया 4g/5। तो बच्चों ये 40 कैंसिल आउट हो गया। तो t कितना आ गया आपका 5 सेकेंड। सो राइट आंसर क्या है हमारा, थर्ड 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन joining two charges q1 and q2 separated by distance small r. Then which of the following statements is are correct? तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर क्वेश्चन को, तो अपन को एक कर्व दिखा रखा है। आप ढंग से देखो इस कर्व को। अगर मैं आपको कर्व अलग से बना के दिखाऊं, कर्व इस तरह से आ रहा है। और यकीन करो बच्चों अपन ने एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक क्लासरूम में बनाया हुआ है हमने। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये आपका V वर्सेस U, V है पोटेंशियल है ना, V वर्सेस R का ग्राफ है। तो अगर हम बोलते हैं वोल्टेज देखो बच्चों, मैंने बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट लास्ट क्वाड्रेंट, आई मीन थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, ये प्लस Q का। और थर्ड और फोर्थ किसका होता है बच्चों, माइनस Q का। और देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो पोटेंशियल जीरो कहाँ हो रहा है, छोटे के पास। तो Q1 क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पर Q1 मानता हूँ तो Q1 क्या हो गया, छोटा हो गया। Q2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर है। तो यहां से हम बोलेंगे तो Q1 हमारा छोटा हो गया मैग्नीट्यूड में, तो Q1 इज लेस देन टू Q2। और दूसरी बात मैग्नीट्यूड की बात की है मैंने अपना। और दूसरी बात Q1 क्या है आपका, पॉजिटिव है, और Q2 क्या है आपका, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव का होता है और ये ऐसा नेगेटिव का होता है पोटेंशियल, हमने देखा था क्लास के अंदर। ठीक है, और देखो तो पहला सही हो गया, मैग्नीट्यूड चार्ज इज Q1 लेस देन द Q2, बिल्कुल सही है। Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। एज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल, अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आती है, जब फोर्स जीरो होता है पहली चीज, और सेकंड चीज जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, स्टेबल होता है जब हमारे फोर्स जीरो है, F जीरो होना चाहिए और du/d2x ये होना चाहिए आपका मिनिमा। और मिनिमा कब आएगा, व्हेन इट इज ग्रेटर देन टू 0, जब ये जीरो से छोटा हो। ठीक है ये चीज। अब देखो यहां पर d2u/dx2 देखो, अगर आप देखोगे d2u/dx2 तो d2u/dx2 इस पॉइंट पे कैसा है, इट इज लेस देन 0। देखो यहां पर d2u/dx2, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दिस इज द लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है। अगर ये लोकल मैक्सिमा है बच्चों तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे,
मैक्सिमा मिलेगा। इसका मतलब ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। और देखो du/dx 0 हो रहा है, फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब du/dx 0 होना चाहिए। ये बात तो सही जस्टिफाइड हो रही है हमारी, ये बात तो हमारी जस्टिफाइड हो रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है बच्चों, अगर हम बनाए इसको तो दिक्कत आ रही है कि d2u/dx2 क्या है, लेस देन 0। अगर d2u/dx2 लेस देन 0 तो वो मैक्सिमा पॉइंट होता है। हमसे बोल रहा है कि ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ए इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, गलत बात। ए क्या है बच्चों, ए हमारा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों अगर आप बी और सी पॉइंट्स को देखो ना बहुत गौर से, बी और सी पॉइंट कौन से अगर अपन देखें, बी पॉइंट तो ये यहां पर बी पॉइंट है, अच्छा ये तो ए पॉइंट है आपका ना, बी पॉइंट ये और ये सी पॉइंट है आपका, ठीक है। अब बी और सी को देखो, अब बी पॉइंट तो कुछ है ही नहीं बेसिकली अगर आप देखें तो बी पॉइंट ये यहां बता रहा है, आई थिंक ये बी पॉइंट बता रहा है बच्चों ना, और ये सी पॉइंट है। तो बच्चों यहां अगर देखोगे आप तो फोर्स 0 नहीं है। फोर्स कहां 0 होता है, जब du/dx 0 होता है। du/dx है क्या 0, du/dx का स्लोप होगा। आप देखो यहां स्लोप, देखो यहां स्लोप आ रहा है, यहां पे भी स्लोप आ रहा है, तो यहां तो फोर्स 0 है ही नहीं। अगर फोर्स 0 नहीं तो स्टेबल ही नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो फिर ना तो वो अनस्टेबल होगी ना ही वो स्टेबल होगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, सबको समझ में आया यहां से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The specific heat constant pressure is Cp and specific heat at constant volume is Cv. Then the ratio of the specific heat Cp/Cv in terms of degree of freedom. तो बच्चों हम सबको पता है Cp अपॉन ऑफ Cv is equal to what? रेशियो Cv क्या होता है 3/2 ऑफ F, ये Cv होता है, और Cp क्या होता है, इट इज Cp Cv प्लस R, है ना, मेयर्स रिलेशन। सॉल्व करेंगे ये आएगा 3/2 प्लस 1 इंटू F। अब गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये F/2 है ना, ये F/2 है, 3/2 नहीं है बच्चों, F/2 है ना, F/2। तो यहां पर अपन लिखेंगे इसको F/2, मैं इसको बैठाता हूं, मैं थोड़ा हल्का सा गलती हो गया, यहां से इसको हटाओ, है ना, Cv, ये हो जाएगा आपका F/2 प्लस R, ठीक है, 1/2 Cv होता है आपका F/2R, F/2R Cp होता है Cv प्लस R। सॉल्व करो कितना है Cp, ये आप दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये हो गया आपका F/2 प्लस 1 इंटू R अपॉन F/2 इंटू R। गामा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2/F, दैट इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम विद द कॉलम 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन बिलो द कॉलम 1। अब देखो बच्चों मैंने क्लास में बताया सीधा सीधा B.dl किसको बताता है, दैट इज योर एम्पियर्स लॉ। So B.dl इज इक्वल टू व्हाट, μ0 इनटू साइन समेशन ऑफ I, ये एम्पियर्स लॉ को बताता है बच्चों, टोटल करंट इनसाइड। सो एम्पियर्स लॉ, ओके। सेकंड देखो B.dl, इसी को अपन मॉडिफाइड कर रहे हैं बच्चों, B.dl इज इक्वल टू कितना हो गया, μ0 इंटू I प्लस ε0 इंटू d∅ E/dt। बच्चों कुछ याद आया, ये क्या बन गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब B.dl इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, μ0 इंटू I प्लस I डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हो गया। अब देखो ये किसको दिखाएगा, ये मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ को दिखाएगा। मैक्सवेल कौन था, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया, ट्रांसवर्स नेचर, और उसके वहां एक्सप्लेन किया डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो ये करंट कौन सी है बच्चों, अपनी डिस्प्लेसमेंट करंट, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्ट, EMW। तो मैक्सवेल प्लस एम्पियर मैक्सवेल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एम्पियर कहाँ है, गाउस इलेक्ट्रो एम्पियर्स 4, तो ए तो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ठीक है। और सेकंड वाला एम्पियर मैक्सवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी थर्ड को। E.dl इज इक्वल टू दिस, तो बच्चों अपन को याद है क्या, फैराडेज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज माइनस d∅ मैग्नेटिक ओवर dt, और
ई डॉट डी एल को क्या लिखोगे आप, ईएमएफ, ईएमएफ क्या लिखोगे, ई डॉट डी एल फॉर दी क्लोज लूप। ठीक है क्या, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो क्या बच्चों लिख सकता हूं, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ओवर डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट एरिया। क्या ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है? तो क्या बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेकेंड फैराडेज लॉ। ये हो जाएगा आपका सेकेंड फैराडेज लॉ। और ये जो चीज है ऑब्वियसली गाउस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद है क्या बच्चों, गाउस लॉ, टोटल चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन जीरो। बच्चा लोग क्यू इन को जानते हैं क्या हम सब? बिल्कुल सर जानते हैं। क्या इसको लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू रो इंटू डी एस का इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ये हो गया आपका गॉस लॉ, यानी कि फर्स्ट। तो कॉर्ड मैच करते हैं। ठीक है, देखो ए से मैच कर रहा है अपना फोर्थ, बी से मैच कर रहा है थर्ड। तो बच्चों क्या ये वाला मैचिंग हो गया अपने पास, यानी कि सही आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आगे। 5 a load of 5 kilogram is suspended from the ceiling through the steel wire, length 2 m, radius 2 millimeter. It is found that the length is increased by 0.031 mm. Equilibrium is achieved. Taking G is this and taking the Young modulus, find the Young modulus. तो बच्चों हम जानते हैं क्या, अगर हमने कोई एक रोड ले रखा है इस तरह से, ठीक है, और हमने इस पे एक लोड लटका दिया। क्या लटका दिया बच्चों? लोड W। एक लोड लटका दिया ऐसे W। तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ये खिंच जाएगा। अरे यार हाँ ना तो बोलो यार, समझ में आ रहा है कि सब बच्चों को? थोड़ा सा खिंच जाएगा W ऐसे। बिल्कुल सर। तो क्या ये कुछ लेंथ इसकी बढ़ जाएगी डेल एल? बिल्कुल सर बढ़ जाएगी। ये इसकी एक्चुअल लेंथ ही एल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी बच्चों, स्ट्रेस। बिल्कुल सर, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। वो स्ट्रेस कैसे लग रही होगी इसमें? एक इंटरनल फोर्स पीछे की ओर, जो होगा किसके बराबर? mg के बराबर क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो ये mg ओवर एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बच्चों ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या वो mg बाई a लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। तो ये क्या लिख दिया अपन ने? स्ट्रेस लिख दिया सर। और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और यही तो हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बच्चों। ठीक है भाई, तो अपन इसको डिवाइड कर लिया किससे? स्ट्रेन से। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल एल ओवर एल। तो y निकालना अपन को। y कितना हो गया बच्चों? mg इंटू एल ओवर a इंटू डेल एल। ठीक है, अब mg कितना है देखो, 4 किलोग्राम वेट है, तो m4 इंटू जी 10। लेंथ कितना देखो, लेंथ 2 मीटर ओवर एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई डायमीटर दिया, आई थिंक रेडियस दिया, ठीक है, 2m 10⁻³ मिलीमीटर इसका होल स्क्वायर इंटू ऑफ क्या करेंगे? g को, अच्छा अपन को 10 नहीं लेना g को ना g को वो अलग से दे रहा है तो उसको अपन अलग से ले लेते हैं भाई, है ना, जैसा वो चाहता है वैसे ही करेंगे अपन। तो ठीक है, उसको कर लेते हैं भाई, तू अपनी चला ले। इंटू कितना हो गया जी? 3.1 पाई इंटू एल कितना है? 2 मीटर। और ये डेल एल कितना है बच्चों? यहां से देखो 0.031। ठीक है, तो 3 0 2 0 तो ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 3.1, 10⁻² ऊपर चला जाएगा। ये तो पूरा कट जाएगा इससे, इस पाई से ये पाई भी कट जाएगा। तो बच्चा ये 2 4, ये पूरा 2, तो ये अपना जो 2 है भाई, नीचे आ जा। अरे भाई चलो इसको मिटा ही देते हैं अब, है ना। ये देखो तो कितना हो गया? ये हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया सर। 10⁻6 ऊपर जाएगा, +6 हो जाएगा। अच्छा, और क्या दिया है? ये मिलीमीटर में दिया, ये भी ध्यान रखना ना, mm। तो 10⁻³ भी लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। अब देखो बच्चों, 3 पावर ऊपर गई, 6 पावर, 2 8 पावर और 3 11 पावर। 11 पावर ऊपर चली गई बच्चों। ठीक है, तो अगर 11 पावर ऊपर चले गई तो अपन कितना लिखेंगे? देखो 3.1 पाई जी
पाई से पाई गया स्क्वायर 0.031, 3 जीरो हटानी बच्चों, 3 जीरो है ना 0.031, तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 10 होगा बच्चों, ये ना 12 नहीं होगा, देखो कितना होगा, कर लेते हैं एक बार और। तो ये हो गया आपके पास 2 × 10 का पावर 2 बच रहा है ना 6, 2 8 और 3 11। देखो यार मैंने कोई गड़बड़ नहीं की बस है ना कैलकुलेशन में, फिर देख लेते हैं एक बार। 2 के स्क्वायर से 4 कैंसिल आउट हो गया। 10 पावर -3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मिलीमीटर में दिया रेडियस, तो मिलीमीटर में 10 पावर -3 लिख दिया मैंने, 2 हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 0.031 अब ये 0.031 है, तो मैंने, और मिलीमीटर में दूसरी बात है ना, तो मैंने ना ये एक पॉइंट हटाया था बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से ऐसा डिस्प्लेस किया, तो 2 स्क्वायर ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है वो सही किया मैंने। तो 3 और 2 5, बहुत बढ़िया। 5 और 6 11, बहुत बढ़िया। बाकी सब कट गए 2, तो राइट आंसर होगा बच्चों इसका 20 × 10⁻10, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल। और आंसर क्या होगा इसका, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, 20 × 10⁻10, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका, पॉइंट लगा लेता हूं मैं यहाँ पर, तो 2.0, ठीक है 2.0 × 10⁻11, इसलिए मैं ये सही आंसर दे रहा हूँ बच्चों, लेकिन ध्यान रखें 2.0 करना पड़ेगा इसमें, तो 2.0 × 10⁻11 ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। इन अ गिवन LCR सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ 40 ओम एज गिवन अ वोल्टेज ऑफ अक्रॉस टर्मिनल रेजिस्टेंस करंट थ्रू द एमीटर विल बी। बच्चों क्या शानदार, समझ में आ रहा है क्या, ये अपन ने बात की थी, अपन ने किसकी बात की थी, रेजोनेंस की बात की थी। तो रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C और L सेम आ जाते हैं, तो क्या इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। हाँ सर, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या समझाया था कि रेजोनेंस में जेड क्या होता है, मिनिमम किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। भाई थ्योरी पढ़ोगे तो आएगा सब कुछ, थ्योरी अच्छे से याद होना चाहिए। फिर बोला है मैंने, रात के 2 बजे भी उठा के हमसे कोई थ्योरी पूछ ले तो हमको अच्छे से थ्योरी याद होना चाहिए, ठीक है। तो जेड मिनिमम कितना हो गया, R हो गया। और वोल्टेज कितना आएगा बच्चों, क्या ये सिखाया था, सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस पे ही जाता है, बहुत बढ़िया। तो 200 का 200 कहाँ चला जाएगा, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी हो जाएगी 200, तो करंट कितनी हो जाएगी 200/R, और R कितना है आपका, इट इज 40, तो करंट हो जाएगी आपकी 5 एम्पियर। तो आंसर होना चाहिए बच्चों 200 वोल्ट एंड 5 एम्पियर। क्लियर है, सो राइट आंसर इज 200। अच्छा अब दूसरी बात है सर, यहाँ पर ये देखो सर 5√2 भी है। हाँ भाई, अब क्या करें भाई, ये तो पीक वैल्यू है सर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू देनी है सर। क्या बताया था कि हमेशा मीटर वोल्ट मीटर क्या नापते हैं बच्चों, RMS वैल्यू क्या नापते हैं। तो सर ये वैल्यू कौन सी है, क्या बताया था, अगर नहीं बताया है तो कौन सी वैल्यू माननी है, RMS वैल्यू। तो बच्चों ये RMS वैल्यू ही है, इसका मतलब राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm. There are 100 divisions on the circular scale. While measuring the diameter of the wire, the linear scale reads the 1 mm and 47th of division of circular scale coincide with the reference line. The length of wire is 5.6. Find the curved surface of wire approximately. तो बच्चों हमने पता चला है, हमने देखा था कि हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है क्या, कुछ इस तरह से। भाई कहाँ जा रहे हो आप, कुछ इस तरह से होता है क्या, और इसके अंदर क्या फंसा देते हैं अपन। मान लो ये एक रोड है, इसका डायमीटर अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन ने इस रोड को फंसा दिया भाई इसके अंदर, भाई डायमीटर निकालना है आपका हमको, तो अपन ने फंसा दिया इसको इसके अंदर। हमें इसका क्या निकालना है, डायमीटर, ठीक है। और यहाँ क्या होता है बच्चा लोग, कुछ इस तरह से होता है क्या, एक आपका सर्कुलर स्केल, ये एक सर्कुलर स्केल हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब अगर आप ढंग से देखोगे ना तो क्या होगा, अब आप जैसे अपनी थम्स अप की बोतल खोलो यार, कोका कोला की बोतल खोलो यार, कैसे खोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। तो होता क्या बच्चों, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज पहले क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं इसको, ठीक है, और ऐसे घुमा के इसको फिक्स कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि मान लो ये मेन स्केल था, ये मेन स्केल का 0 है, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। तो ये कितनी रीडिंग दे रहा है,
हम पहले तो इस रीडिंग को काउंट कर लेते हैं। तो ये रीडिंग कितनी दे रहेगा बच्चा हमें? 1 mm, ठीक है। सो और हमें बात करनी है डायमीटर, हमें क्या रीड करना है इसका? डायमीटर। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे हम? डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। ये अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? ये जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ योर सर्कुलर स्केल, यानी कि इसका रेफरेंस लाइन, ये इसके पहले कितना रीड कर रहा है? दे रहा है बहुत क्लियरली। मेजरिंग द डायमीटर द लीनियर स्केल यानी कि मेन स्केल कितना रीड कर रहा है? 1 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है बच्चों? कॉन्साइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब बच्चों ये रेफरेंस लाइन होती है आपकी, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अब इस पे कौन सा नंबर डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है? तो मान लो यहाँ पर आपका 47 नंबर आ गया। क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर 47 डिवीजन, है ना। ऐसे होंगे डिवीजन, कुछ इस तरह से डिवीजन होंगे इसके, ये, ठीक है। तो 47 हमने एंटी क्लॉकवाइज के बाद पहले से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये आगे चला, ठीक है ना। अब देखो जब हमने कोई भी जॉब यानी जिसका हमें मेजरमेंट कर रहा है उसको फंसाया नहीं था, तो क्या हो रहा था? ये आपका मेन स्केल है, ये इसका 0 है, और यहां पे कौन था हमारे पास? सर्कुलर स्केल। ऐसे मान लो ये सर्कुलर स्केल था, दोनों के रेफरेंस लाइन 0 0। अब आपने इसको पीछे सरकाया तो ये रीडिंग आ गई। ये कितनी आ गई? 1 mm, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि बताइए, अब लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? देखो जब हम किसी भी स्क्रू गेज को घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो घूमता है, जैसे मैं घुमा रहा हूं। जैसे आप सोचो आप कोका कोला की बोतल का कैप को घुमा रहे हो तो क्या ऊपर भी चल रहा है? तो एक सर्कल करने में, पूरा एक चक्कर घुमाने में कितना वो ऊपर गया? तो कितना ऊपर गया उसे हम बोलते हैं पिच। तो बच्चों लीस्ट काउंट क्या होगा? यहां से अगर लीस्ट काउंट लिखूं तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच। पिच क्या होती है बच्चों? दैट डिस्टेंस मूव ऑन द लीनियर स्केल बाय कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ द सर्कुलर। तो लीस्ट काउंट कितना होगा? पिच डिवाइड बाय ऑफ नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 100। तो कितना हो गया ये? 1 mm डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.01 mm। ये तो हो गया बच्चों लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट को यहाँ गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये कॉन्साइडिंग नंबर 47 है तो 1 + 47 × 0.01। तो बच्चों फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 1.747। ये हो गया आपका डायमीटर mm में। ये अपन ने डायमीटर रीड कर लिया भाई। अब अपन को क्या करना है यहाँ से बच्चों? आगे अपन को यहाँ से आगे क्या करना है? अपन को इसको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा डायमीटर कितना होगा, उसने बोला लेंथ ऑफ द वायर इज दिस, फाइंड द। अब ये लेंथ दी है आपको, ये लेंथ, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2πr × l। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2π हो गया 3.14, r हो गया डायमीटर बाई 2 इंटू लेंथ l। तो ये बच्चों जब सॉल्व करोगे डायमीटर हमारे पास ये आएगा लगभग 2.58, और अब टू 1 डेसिमल नंबर तक लेके जाना है मुझे, तो 8 को ड्रॉप करना है, तो क्या बन जाएगा? 2.6। तो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों हमारा 3rd। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 8 2 सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ चार्जेस विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा आर प्लेस्ड टू फॉर्म अ रिंग ऑफ रेडियस r। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग विल बी। बच्चों हाफ रिंग, फिर आया हमारा फॉर्मूला, दूसरी हाफ रिंग। बच्चों ये प्लस का लैम्बडा है और ये माइनस का लैम्बडा है। क्या आपको पता है कि किसी भी आर्क वाली, किसी भी आर्क, चार्ज आर्क से फील्ड कितना होता है? अगर मैं यहां पे फील्ड की बात करता हूं बच्चों, प्लस लैम्बडा बोलता हूं, और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो सबको मालूम है क्या? 2k λ/r इंटू साइन थीटा बाई 2। क्या यही लिखते हैं हम लोग? बिल्कुल सर, यही लिखते हैं अपन। अब ये कितना है? अच्छा, फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? हमेशा एंगल बाइसेक्टर। तो इसका फील्ड कैसा आएगा और उसका फील्ड कैसा आएगा? क्योंकि वो नेगेटिव है, तो ये भी कितना? 2k λ/r, वो भी कितना? 2k λ/r, क्योंकि थीटा तो 180 है ना, तो 180/2 90, साइन 90 तो 1 होता है। तो आंसर कितना हो गया? 4k λ/r नीचे की ओर। ये हो गया आपका ई नेट।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 4k हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर। 4 से 4 गया बच्चों, तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। सही आंसर हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे बच्चों, एक था आपका मैक्सवेल इक्वेशन और एक था आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। स्पार्क हुआ था क्या, स्पार्क याद है, स्पार्क वाला एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। सो राइट कौन सा हो जाएंगे, 1 एंड 3rd। कौन कौन सा है बच्चों ऑप्शन, 1 एंड 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉजिक गेट्स। फर्स्ट, नॉट गेट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ इनपुट ऑफ, बिल्कुल सही बात है बच्चों। पता है क्या नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है, नॉट क्या करता है, इनपुट को उलट देता है, 0 से 1, 1 से 0। तो बिल्कुल सही बात है फर्स्ट ऑप्शन। इफ इनपुट्स ऑफ नॉर गेट इज 0 एंड 1 देन आउटपुट विल बी 1। गलत बात, जो नॉर होता है वो और का अपोजिट होता है, ठीक है क्या। अब 0 और 1 है तो और कितना परफॉर्म करेगा, 1, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 0। तो अगर 0 1 आउटपुट है, आपका इनपुट है, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0, लेकिन वो 1 दे रहा है, गलत बात। एंड गेट प्रोड्यूसेस सेम रिजल्ट व्हेन बोथ द इनपुट्स हैविंग सेम वैल्यूज, बिल्कुल सही बात। अगर 1 1 है तो 1 ही देगा, तो ये सही हो गया। एंड गेट प्रोड्यूसेस सेम रिजल्ट व्हेन बोथ इनपुट्स हैविंग द सेम वैल्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 एंड 2 बच्चा लोग 3rd ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बच्चों क्लासरूम में जैसे डिस्कस किया था अपन ने, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। होता क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये शो करता है द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम लेते हैं y एक्सिस पर, स्ट्रेन को ले रहे हैं हम x एक्सिस पर। तो बच्चों जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिलेशन कैसे आता है आपका, स्ट्रेट लाइन। ये दिखाता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उसके बाद कुछ पैराबोल हो जाता है और फिर फाइनली ग्राफ कुछ इस तरह से आता है अपना, ठीक है। इसको अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड किए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, P, जैसे कि यहाँ दे रखा है, अपन उसी हिसाब से बात करते हैं। फिर Q, फिर आपका R, फिर आपका S, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों अगर अपन देखें ढंग से तो P पॉइंट क्या है, ये P है जो है वो इलास्टिक लिमिट को शो करता है। अब ये इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है सर, ये वो पॉइंट है जिसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। किसको फॉलो नहीं करेगा बच्चों, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कब तक, P के आगे तक। तो P इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। तो P क्या है बच्चों, यहां पर हमारे पास इलास्टिक लिमिट। तो P जो हो गया वो हमारा हो गया इलास्टिक लिमिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर सर उसके बाद होगा क्या, ये Q, ये Q क्या होता है, ये आपके हो गया सॉरी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है ना, थोड़ा गलत बोल गया मैं यहाँ पर, इलास्टिक लिमिट नहीं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनल दिखा रहा है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो किसको शो कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट को शो कर रहा है P। और जब Q है वो किसको शो करेगा, वो आपको शो करेगा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है सर, एक्चुअली अगर तुम यहां पर जब तुमने फोर्स अप्लाइड कर रखा है, ठीक है, उस फोर्स को अगर तुम रिमूव कर दो, कौन से फोर्स को बच्चों, जो ये फोर्स आपने लगा रखा है ना, इस फोर्स को यहां पर रिमूव कर दो, तो पता है आपका तार वापस अपनी मीन पोजीशन यानी कि वहीं आ जाएगा जितना जहां से वो चला था, यानी कि नो स्ट्रेन। लेकिन अगर इसके बाद मैंने फोर्स हटाया तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, यहां पे आ जाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर क्या आ गई, स्ट्रेन आ चुकी है, ठीक है क्या। इसे हम प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इस रीजन को, प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि आपकी स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, ठीक है, क्या होती है, स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। इसका मतलब अगर उससे अपन आगे चले गए तो योर मटेरियल विल फ्लो लाइक अ फ्लूइड, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा देन वो क्या कर जाएगा, ब्रेक। तो ये हो गया आपका ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमको अच्छा ये एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, आर को क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, स्ट्रेंथ। उसके बाद योर मटेरियल विल फ्लो लाइक अ फ्लूइड, ओके। सो लेट्स वी कंपेयर ऑल द पॉइंट्स।
यील्ड पॉइंट कौन सा बच्चों? यील्ड पॉइंट अपन ने कौन सा माना है? द क्यू पॉइंट इज दिस पॉइंट आल्सो कॉल्ड द यील्ड पॉइंट above which the material will behave like a plastic. So Q is what? Yield point. तो कुछ एक डेफिनेशन है वो हमें याद रखनी है, ठीक है? This Q is the yield point. अब देखो बच्चों, अब मैच करते हैं अपन। तो अपना सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? आपको दे रखा है मैच द कॉलम। अपन A की बात करते हैं। A एक यील्ड पॉइंट है और यील्ड पॉइंट कौन सा बच्चों? Q। तो इसको मैच करूंगा सेकंड से। और हमेशा एग्जाम में भी ऐसे ही करा करो। एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है ना, ताकि कोई गलती नहीं हो। गलती नहीं करनी हमको। बी पॉइंट कौन सा? ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा? जहां टूट जाएगा। कौन सा है? एस। तो यहां लिख दो एस। एस नहीं लिखना है, एस किस नंबर पे वो लिखना है, 4 नंबर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट आर। आर किस पॉइंट पर है? 3 पर, 3 लिखना है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पी, यानी पी किस पर है? 1 पर। तो अपना जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? ए मैच करेगा किससे? 2 से। बी मैच करेगा 4 से। सी मैच करेगा, तो पूरा मैच कर गया हमारा। राइट आंसर इज 3rd। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में द फिगर शोज द करंट लूप हैविंग द 2 सर्कुलर आर्क्स जॉइंड टू 2 रेडियल लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। तो बच्चों अगर अपन देखें तो अपन को कुछ इस तरह का शेप दे रखा है और अपन को मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है? और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस, एक का रेडियस दे रखा है आपको ये, इसका रेडियस दे रखा है आपको 2r, इसका रेडियस दे रखा है आपको 3r। अब बच्चों किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? b d2 एनी थीटा एंगल, थीटा एंगल है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। क्या बोला? फॉर्मूला याद होना, थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। वही मैं बार बार कर रहा हूं। इससे पहले वाला क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड, उससे पहले वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, फिर फॉर्मूला बेस्ड। तो बच्चों अच्छे से थ्योरी याद कर लो। जेई मेंस 100%, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? चलो आगे आते हैं। सो अपन को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। इसके लिए अंदर होगा और उसके लिए बाहर होगा। देखो ढंग से। इसके लिए फील्ड अंदर की ओर। कैसे चेक किया? उंगली घुमाओ, अंगूठा दिखाओ, उंगली घुमाओ, अंगूठा दिखाओ, उंगली घुमाओ, अंगूठा दिखाओ। और इनकी वजह से तो कितना होगा? ढंग से देखो, 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट उनकी एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? इसका प्लस इसका। तो ए बी आर्क का कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी आर्क प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी आर्क। तो ए बी का कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू उसका रेडियस 2r है और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। रेडियन में लिखना है π/3। माइनस, माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो बाहर वाला है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 3r इंटू π/3, ठीक है? अब देखो कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 12 4 2 8 24r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 3 9 9 3 27 27r। क्या एलसीएम लें बच्चों यहाँ से? चलो 24 और 27 दोनों एलसीएम ले लेते हैं भाई। मुझे कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। म्यू नॉट आई बाहर ले लो, 27 में से 4 घटा दो, मतलब 24 घटा दो। 3/24 8 और ये 8 कितना हो जाएगा? ठीक है ना? ये 2r है, 3r है। वो गड़बड़ नहीं की अपन लोगों ने, देख लेते हैं एक बार फिर। बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू r π/3, ठीक है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 3r, क्योंकि रेडियस कितना हो गया इसका? 3r है ना, इंटू π/3। 4 3 12 3 36। हाँ, यह गड़बड़ करके बच्चों 4 3 12 और 3 36 होते हैं। 36 36 भाई 36 करने थे अपन ने, 27 कर दिए। इसको 36 करो, इसको 36 करो और वहां पर फिर 36 कर लो। तो ये हो गया 26 36, ठीक है? और यहाँ पे भी 36। अब बोलो कितना हुआ? 12 बचेगा। 12 2 24, 72 आना चाहिए बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 72r। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3rd। A plane electromagnetic wave frequency 60 travel free space along the positive direction a particular time in a space of 2.1 10⁻⁸ kilo k cap Tesla, then the corresponding electric field is। बच्चों ये फिर देखो बच्चों थ्योरी का ही क्वेश्चन है। क्या था हमारी थ्योरी? कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। तो और ये कौन होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये कौन होती है एक्स डायरेक्शन, जिसमें हमारा वेव प्रोपोगेट करता है कुछ इस तरह से। ठीक है क्या बच्चों? ये इस तरह से वेव प्रोपोगेट कर रहा है हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है हमारा। तो ये कौन सी वेव है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनका नाम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर आप देखोगे तो एक वाइब्रेशन मेरा जो आ रहा है वो अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है और एक अलोंग द जेड एक्सिस आ रहा है। तो जेड एक्सिस वाला जो वाइब्रेशन है, कौन सा वाला वाइब्रेशन बच्चों? जेड एक्सिस वाला जो वाइब्रेशन है, जो आपका जेड एक्सिस वाला वाइब्रेशन है वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन, और जो अलोंग द वाई एक्सिस है वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। ठीक है। और प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होगी? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो E इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप बच्चों? B क्रॉस C, B क्रॉस C, ये वेक्टर होता है आपका। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर B इंटू C। B कितना है? 2.1 इंटू 10 का पावर माइनस 8 के कैप, क्रॉस C कितना है? 3 इंटू 10 का पावर ऑफ 8 आई कैप, कितना आ गया? 6.3 जे कैप। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम A with resistance X and Y position meter bridge as shown. When the resistance 15 ohm is connected in series with Y, then null point is found to be shifted by 10 centimeter towards A. If resistance 30 ohm wire connected in parallel to Y, then new position of the null point. So बच्चों मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज मान लो ये X है, ये L होगा और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं बच्चों। नल पॉइंट इज फाउंड 60 सेंटीमीटर अवे, व्हेन अवे फ्रॉम A विद रेजिस्टेंस X एंड Y इन पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज इज शोन। तो बच्चों पहली इक्वेशन क्या हो गई? दी गई कंडीशन के लिए X अपॉन Y इज इक्वल टू 60 अपॉन 40। तो X इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 3/2 ऑफ Y। पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? When the resistance of 15 ohm connected in series with the Y, 15 को कनेक्ट करना है Y से सीरीज में। अब क्या हो जाएगा? X प्लस 15 प्लस Y इज इक्वल टू, अब नई पोजीशन क्या होगी? तो बोल रहा है कि शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स A की तरफ शिफ्ट करता है, यानी कि आप ये 50/50 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? X इज इक्वल टू 15 प्लस Y, लेकिन Y ऑलरेडी हमारे पास कितना है? Y ऑलरेडी कितना है? X कितना है हमारा? 3/2 Y, दैट इज इक्वल टू 3/2 Y। सो Y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 30 ओम। तो Y हो गया आपका 30 ओम, Y 30 ओम हो गया, तो X कितना हो गया आपका? पुट करो यहाँ पे 45 ओम, X हो गया। अब तीसरा केस क्या है? इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वायर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द Y। अब देखो X अपॉन Y के साथ कितना? 30 ओम, तो 30Y अपॉन 30 प्लस Y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? L1 अपॉन L2। अब X कितना हो जाएगा? वो तो आपका ऑलरेडी है 45 इंटू 30 प्लस Y कितना है आपका? Y देखो बच्चों कितना आया था? Y 30 ओम ओवर 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चों? ये L1 अपॉन L2। सॉल्व करो, ये 90, ये 45, तो कितना आ गया यहाँ से? 45 इंटू 60 ओवर 90, 900, ठीक है। तो 0 से 0 काट दो इसको, और 15 से 2 टाइम चला जाएगा, ये कितना आ गया? 30। तो L1 अपॉन L2 30 आ गया बच्चों, और L1 अपॉन L2 30 आ गया, तो इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस L इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया आपके पास 3000 इज इक्वल टू 40L। तो L कितना हो गया बच्चों? 75 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 75 सेंटीमीटर फ्रॉम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्राफ व्हिच इज करेक्टली रिप्रेजेंट एन आइसोथर्मल टेम्परेचर T1 एंड T2। T2 इज मोर देन T1। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन देखते हैं हम, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर सबसे पहले बात कर रहा हूं, मुझे पता है पीवी ग्राफ के अंदर कैसा ग्राफ आता है ना। अब ये मुझे पता है, ऐसे आपको भी पता होना चाहिए पहली बात, क्योंकि बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये कौन सा है? आइसोबेरिक, ये नहीं हो सकता। ये कौन सा? आइसोकोरिक, ये नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो आप एक काम करो,
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दो। क्या करें अपन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देते हैं। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉप किया मैंने तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया P1 P2 और ये हो गया P1, ठीक है। अब आइसोथर्मल में क्या होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू V। अब आइसोथर्मल है लेकिन अपन क्या प्लॉट कर रहे हैं, P कांस्टेंट, तो V2 अपॉन V1 क्या होना चाहिए, V2 अपॉन V1 इट इज इक्वल टू, है ना, आइसोकोरिक थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये कौन सा है, P प्रोपोर्शनल टू V, है ना, PV इज इक्वल टू NRT लिखना था मुझे, PV इज इक्वल टू क्या हो गया, NRT। अब एक लाइन क्रॉस कर दो यहां से, तो यहां से क्या दिख रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो प्रेशर किसका ज्यादा, देखो P2 ज्यादा है किससे, P1 से, तो T2 ज्यादा होना चाहिए किससे, T2 से। तो सही आ रहा है क्योंकि T2 ज्यादा है T1 से दिया हुआ इसमें। अब यहां ड्रॉ करो एक वर्टिकल लाइन, अगर यहां ड्रॉ करूंगा तो ये कौन हो गया आपका P2, ये कौन हो गया P1, है ना, ये P1 हो गया और ये कौन हो गया P2। तो फिर क्या लिखूंगा, P प्रोपोर्शनल T, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब देखो P1 ज्यादा है P2 से, तो T1 ज्यादा होना चाहिए T2 से, लेकिन ऐसा नहीं है, T2 ज्यादा है T1 से। तो बच्चों राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन सर्टेन डिस्टेंस इन एयर, एक्सपेरियंस द फोर्स ऑफ F न्यूटन। If both charges were placed in the liquid dielectric constant K at some distance, same distance, then the net force between, देखो नेट दिया है, मैंने बोला था अंडरलाइन करना हमेशा बच्चों। अगर ये बोलता then force between them तो आंसर F ही जाता, force between them क्या जाता है F, लेकिन क्या बोला है net force between them, तो क्या हो जाएगा F by K। क्वेश्चन नंबर, heat supplied to the certain homogeneous sample of matter of uniform rate, its temperature plot against time as shown, which of the following conclusion can be drawn। तो बच्चों अगर अपन देखें तो यहाँ पर dt है और यहाँ कौन है dq। भाई अगर मैं बात करूँ कि हमारा कांस्टेंट पावर से हम हीट दे रहे हैं तो P इंटू टी क्या होगा dq, dq इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो P कांस्टेंट है तो dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि जो टाइम का ग्राफ है वो dq का भी ग्राफ माना जा सकता है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब अगर ये ग्राफ दिया हुआ है आपको इस तरह से, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, तो dq इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ms डेल t या dt जो भी लिखना है, तो dq ओवर dt क्या हो गया m इंटू s, और s क्या हो गया इसकी स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट इज द स्लोप ऑफ अच्छा ये dt बाई dq है, ठीक है ना, dq बाई dt अगर ये dq ऊपर होता तो मैं लिखता ये स्लोप, तो बच्चों क्या यहाँ से स्पेसिफिक हीट, ये स्लोप dq बाई dt का, लेकिन dt बाई डी है तो क्या यहाँ लिखूंगा फॉर गिवन कर्व, क्योंकि ये आपका dt बाई dq है, तो dt बाई dq इज स्लोप एंड बट दिस टाइम दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन s, यानी कि स्पेसिफिक हीट इनवर्स टू द स्लोप है। अब देखो ढंग से देखना, ये θ1 है, यहाँ देखो सब लोग, ये θ1 है और ये कितना है θ2, तो आपका tan θ1 बड़ा है किससे, tan θ2 से, हैंस S2 बड़ा हो जाएगा किससे, S1 से। यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है, और ये कौन है लिक्विड, पहले सॉलिड से लिक्विड जाएगा ना भाई, तो लिक्विड का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है किससे, सॉलिड से, तो राइट आंसर कौन सा है सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज 10% बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन इज विदाउट changing the angle of projection, the percentage increase in the horizontal range will be। तो बच्चों h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज क्या होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, हाँ या ना तो बोलो यार। तो क्या होगा, डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, साइन से साइन कटेगा तो साइन नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर जाएगा तो 4 कॉट थीटा, क्या हो गया 4 कॉट थीटा, ठीक है। तो h बराबर कितना हो गया 1/4 इंटू r tan थीटा। तो बच्चों h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, r के, बस खत्म होगी कहानी। तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इसका मतलब जितना h चेंज होगा उतना r चेंज होगा। सो राइट आंसर द क्वेश्चन नंबर 18 इज फर्स्ट। इफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल देन द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ, फिर फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है कि बच्चों
h अपॉन रूट ऑफ 2 और h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी। v क्या है यहाँ? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम क्यू। लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल रूट ओवर एम क्यू। तो लैम्बडा प्रोटॉन टू द लैम्बडा अल्फा, लैम्बडा प्रोटॉन टू द लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा क्यू ऑफ अल्फा m ऑफ प्रोटॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन। तो m अल्फा कितना हो गया? 4 मास प्रोटॉन, क्यू 2 चार्ज प्रोटॉन ओवर एम पी। क्यू से क्यू, m से m गया, कितना आ गया? 4, 2 रूट 2। तो रेशो हो जाएगा बच्चों 2 रूट 2 to 1। सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इंक्रीज बाय रूट 2 टाइम्स देन इट स्कैप्स आउट फ्रॉम द अर्थ। देखो अगर वेलोसिटी हम जानते हैं जो नियर बाय सैटेलाइट होता है अर्थ के सरफेस पे, वो होता है रूट ऑफ जी एम बाई आर, रूट ऑफ जी एम बाई आर। ये वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं इसको रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2gme बाई ऑफ आर ई। और यही आपकी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ स्कैप। ऑब्वियसली स्कैप कट जाएगा, सही बात है भाई। स्कैप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई जो दो राय है नहीं, हम करके आ चुके हैं बहुत बार। तो इसका मतलब फर्स्ट, बट बच्चों क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका? भाई क्लेरिफिकेशन थोड़ी ना है, ये तो सिंपल दो अलग अलग स्टेटमेंट है। न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों, अ ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल, इट्स अपरेंट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू अ फेस एंड 5 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू द अदर फेस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब इज 1.5, रियल लेंथ ऑफ द क्यूब मस्ट बी। तो बच्चों ये हो गया आपके पास, मान लो एक क्यूब है, ठीक है, अपन फ्रंट व्यू से देख रहे हैं जो कि स्क्वायर की तरह लगेगा, और यहाँ पर एक बबल है। तो बच्चों जब लाइट जाएगी तो कुछ इस तरह से दूर हटेगी। क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? अगर बढ़ रही है तो बढ़ा दो, घट रही है तो घटा दो। क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ जल्दी, है ना? इसको x मान लें तो क्या हो गया? ये डिस्टेंस कितना होगा? x बाई म्यू। x बाई म्यू इज द पोजिशन ऑफ इमेज। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। अब ये कितना होगा? a माइनस एक्स, क्योंकि इसको a मान लो। अगर मैंने इसको a मान लिया बच्चों तो ये हो गया a माइनस। फिर लाइट लेके आओ, दूर हटा दो, इमेज कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। ये कितना होगा? ये पोर्शन a माइनस एक्स बाई म्यू, और ये कितना दिया है मुझे? 5 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दो तो a बाई म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 इंटू म्यू। म्यू कितना है? 1.5। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 10.5। सो राइट आंसर हो गया बच्चों 10.5। तो राइट आंसर 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द टू स्प्रिंग ऑफ विद द नेग्लिजिबल masses K1 and K2. Initially a block at rest, the equilibrium position is both spring and neither stressed or compressed. At time t equal to sharp impulse of 50 newtons given to the block with the hammer along the spring, then the amplitude of spring. बच्चों सबसे पहले तो एक काम करो, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर लो। ये बन गया अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, मास m इसका, और ये हो गया इसका K इक्विवेलेंट। और बच्चों K इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? K1 प्लस K2, ठीक है। अब अपन ने यहां से एक हैमर मारा है इसको, भाई क्या मारा है? एक हैमर मारा है ऐसे, ऐसे, जिसकी वजह से इस पे क्या आ गई? वेलोसिटी। तो इंपल्स जो होता है वो बच्चों चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम इज ऑन वी, बिकॉज इनिशियल तो 0 था। आई कितना दिया इंपल्स? 50। एम कितना है इसका? 10 वी। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 5 मीटर। अब अपना ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। और के इक्विवेलेंट कितना है? के इक्विवेलेंट है आपके पास 360, और इसके बाद वेलोसिटी कितनी है? v। तो एम्पलीट्यूड बताना है, तो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 k इक्विवेलेंट इनटू a स्क्वायर। सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। हाफ m कितना है यहाँ से? 10। v कितना है? 5, 25 इज इक्वल टू 1/2 k इक्विवेलेंट कितना है? 360 इंटू a स्क्वायर निकालना है मुझे। 1/2 से 1/2 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो a का वैल्यू कितना आ गया? इट इज इक्वल टू 25/36 का रूट, जो कि हो गया आपका 5/6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन बच्चों। तो कितना आ गया ये? 0.8, 48 बच्चा कितना? 2, लगभग 0.83। सो बच्चों राइट आंसर इसका 0.83, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों है, थिन स्क्वायर प्लेट हैज अ मास स्मॉल m साइड l, 4 holes each of radius r. Cut out of the shown the figure the ratio of the moment of inertia of the remaining portion of the moment of inertia to the complete. तो बच्चों कंप्लीट अगर है तो कितनी लेंथ की होगी ये 4r, क्योंकि हर एक का रेडियस r है. तो I अबाउट z कंप्लीट कितना हो जाएगा, कैपिटल M मान लेते हैं, पूरी प्लेट का मास कैपिटल M है, इनटू लेंथ कितना हो जाएगा 4r और इसका होल स्क्वायर बाई 6. ये होता है ml स्क्वायर बाई 6. I कितना होता है ml स्क्वायर बाई 6 स्क्वायरिक प्लेट का, जिसका L साइड है. तो सॉल्व करो, इसको कितना आ गया, ये हो गया आपका 16, तो 8/3 m इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट का. अब अपन ने क्या करना है, एक होल को पकड़ना है. तो एक होल का कितना हो गया सिंगल अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा मास स्मॉल m इंटू इसका रेडियस कितना है r स्क्वायर बाई 2. अब स्मॉल m निकालना है. तो बच्चों टोटल मास कैपिटल M है, कितने का है 4r स्क्वायर का. ठीक है, तो यूनिट का कितना हो गया अपॉन 16r स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर का कितना हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया कैपिटल M बाई 16 इंटू पाई, ये एक का हो गया. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m अपॉन 16 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, एक का हो गया ये. अब I अबाउट Z कितना होगा, I अबाउट Z पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा. ये डिस्टेंस कितनी होगी √2r, तो m ICOM प्लस md स्क्वायर. ICOM कितना हो गया m पाई r स्क्वायर बाई 16 डिवाइड बाई प्लस md स्क्वायर m ओवर 16 पाई इंटू d √2r का होल स्क्वायर. ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल I Z, ये हो गया आपका m अपॉन 16 है ना, पाई बाहर ले लो, आर स्क्वायर भी बाहर ले लो. तो कितना बना ये तो 1 आ गया यहाँ से, प्लस ये कितना हो गया 2 और 2 3 हो गया, तो ये हो गया 3m बाई 16 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 3m बाई 16. अब टोटल कितना हो गया I टोटल, ये हो जाएगा 4 इंटू आई जेड, आई डैश जेड बोल देता हूँ उसको. कितना हो जाएगा बच्चों ये 4, तो ये हो गया 3 कैपिटल M बाई 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो आई रिमेनिंग कितना हो गया, जो अब हम कैलकुलेट करना था आफ्टर ना, तो ये हो जाएगा टोटल इतना था 8/3 m इंटू आर स्क्वायर माइनस 3m ओवर 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो ये हो गया बच्चों I डबल डैश जो हमें निकालना है, और I एक्चुअली कितना है, अब इन दोनों का रेशो हो गया. सो रेशो कितना आएगा बच्चों, रेशो इट इज इक्वल टू व्हाट I डबल डैश है ना टू द कंप्लीट और अपॉन I कितना हो जाएगा कैपिटल M आर स्क्वायर को कैपिटल M आर स्क्वायर से कट कर दो, तो इट इज 8/3 माइनस 3 पाई बाई 4 ओवर डिवाइड बाई ऑफ 8/3. बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.26. ठीक है क्या, 0.26. बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग रिलैक्स लेंथ ऑफ 50 स्प्रिंग कांस्टेंट के फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्रिक्शनलेस प्लेन थीटा 30 डिग्री एज शोन इफ द फिगर बिलो व्हेन अ मास ऑफ 15 किलोग्राम अटैच्ड टू द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग एक्सटेंडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर द मास इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड. द टाइम पीरियड, तो बच्चों टाइम पीरियड कितना होता है, t इक्वल टू कुछ भी कर लो भाई, टाइम पीरियड हमेशा स्प्रिंग का फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, t हमेशा 2 पाई रूट ऑफ m के मास और स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए. बस हमें क्या निकालना है. अब सुनो, इस पे क्या लगेगा mg साइन थीटा और ऊपर क्या लगेगा kx, और x कितना दिया है हमें 2.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अपन k निकालेंगे बच्चों, mg साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट kx. m कितना है 15, g 10, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, 1/2 इज इक्वल टू k इंटू x कितना है 0.2, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 10 का पावर -2. तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा इसको इधर लेके आ जाओ, 150 इंटू 1/2 इज इक्वल टू व्हाट इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट 25, 2.5 इंटू k. ठीक है, तो एक 0 यहाँ पे भी ले लो, 10, तो 1000 हो गया. ये 40 टाइम्स जाएगा 25 से, 40 से ये हो गया 20,
तो ये हो गया बच्चों 3000, ठीक है। 3000 कौन आ गया, के आ गया आपका। अब यहाँ लिख दो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट ऑफ m कितना है 15/3000। तो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई रूट 1/200, सो 2 पाई ओवर 10 इंटू 1/√2। इससे √2 टाइम चला जाएगा, ये √2 इंटू पाई ओवर 10, तो ये होगा 1.4 इंटू 3.15 एंड डिवाइड बाई 10। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.45 अप्रॉक्सीमेटली, 0.45। तो फाइनल आंसर होगा इसका बच्चों 0.45 सेकेंड, है ना, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, a disk of mass 2 kg, radius 5, rolling without angular speed of 8 radian per second. Horizontal plane is shown figure than the magnitude of the angular momentum of the disk. क्या बताया था बच्चों एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका, LCOM प्लस LCOM प्लस m इंटू R क्रॉस VCOM, या फिर एक इसका शॉर्टकट भी लिखाया था L इज इक्वल टू L ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट सारे पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कल करते हैं। तो इसका मतलब ये बॉटम मोस्ट हो गया, है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब बोलो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, इसके लिए सीधा बात कर लूं, इट विल बी इक्वल टू I अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा। I कितना है 3/2 mr स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये हो गया आपका L। क्यों, क्योंकि इसके अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का, mr²/2, और इसके अबाउट कितना होगा ICOM प्लस md स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा 3/2 mr स्क्वायर, क्योंकि ICOM कितना है mr स्क्वायर और r md। तो सॉल्व किया, आप पहले पुट कर दो, 3/2 m कितना है 2 किलोग्राम, r कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, ठीक है। इंटू ओमेगा कितना है 8। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 गया और ये हो गया 8 5 200 203 600 0.06 L आ गया आपका 0.06, यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो राइट आंसर हो गया बच्चों 0.06। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A capacitor C having initial charge 2 Q0 is connected to a battery potential of V equal to Q0 C as shown in the figure. Found to be A Q0 square by C, the value of A। तो बच्चों यहाँ पे पहले से एक चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज कितना है, ये चार्ज बच्चों अगर अपन देखें तो चार्ज दिया है 2 Q0, जहाँ Q0 का वैल्यू कितना है, ठीक है। इस पे पहले से चार्ज है बच्चों प्लस का 2 Q0, अच्छा ये उल्टा जोड़ा है, इस पर आपका चार्ज है माइनस का 2 Q0, इस पे कितना चार्ज है माइनस का 2 Q0, और यहाँ कितना है प्लस का Q0 2 Q0, ठीक है। तो अब होगा क्या, सिचुएशन ये बन जाएगी कि ये बन जाएगा आपका प्लस का Q0 और ये बन जाएगा माइनस का Q0, बैटरी क्योंकि अब आपने ऐसे कनेक्ट कर ली, और ये कितना है V, और V बराबर क्या है Q0 इंटू C। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज क्या बताया था बच्चों, वर्क डन बाय बैटरी इज Q फ्लो इंटू ऑफ वोल्टेज ऑफ बैटरी। Q फ्लो कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ, है ना, पहले कितना था माइनस का 2 Q0, अब कितना हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 Q0 इंटू V कितना है Q0 इंटू C, V इज इक्वल टू Q0, सॉरी V जो है वो Q0 बाई C है ना, V Q0 बाई C है, कितना हो गया ये 3 Q0 का स्क्वायर बाई C। तो बोलो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 27, a first line of Lyman series hydrogen spectrum has a wavelength of 2420, the corresponding line of hydrogen like atom is 11 is in Armstrong। तो बच्चों 1/λ is proportional to what, Z स्क्वायर, क्योंकि लाइमन की बात कर रहा है। सो λ2 अपॉन λ1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, तो λ2 स्क्वायर, तो λ2 इज इक्वल टू
लैम्डा 1 इंटू Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। लैम्डा 1 कितना है 2420, Z1 1 है अपॉन Z2 कितना हो गया 11 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 एंगस्ट्रॉम। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 20 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, एन LCR सर्किट इज 100 ohm and connected to 100 volt of RF. Angular frequency is 300%. When only capacitor is removed, current lags behind the voltage by the 60 degree. When the inductor removed, that voltage leads by the 60 degree. So is it not resonance? Right क्या? XL upon R is equal to what? Tan inverse. When you removed XL by R, है ना? When you removed capacitor 60 degree. XC over R is also equal to tan 60 degree. So isn't XL is equal to XC? Yes sir. Okay. So it is a resonance. So if it is a resonance, what we want to find? That power dissipated. So it is nothing but I square RMS into R. That is your power. And IRMS is what? It is nothing but VRMS by R. How much the VRMS? 200. And how much the R? 100. So it is I 2 ampere. So it is 4 into R 100. It is 400 watt. That is equal to what? ठीक है, right answer. Question number 29. In the young double slit experiment, AB is 1 mm. The fringe width is 0.020 mm. Find the number of fringes. बच्चों, let number of fringes is what? Let the number of fringes are small n. But small n into width of beta is equal to total spectrum band 1 mm. तो बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ओवर n निकालना है ना मैं तो n क्या होगा n आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू ओवर बीटा। तो इट इज 10 पावर माइनस 3। बीटा क्या होगा लैम्डा कैपिटल D बाई ऑफ स्मॉल ई। तो ईटा अच्छा 0.0020 दिया हुआ है सीधा सीधा। तो 10 का पावर माइनस 3 ओवर 0.020 10 पावर माइनस 3। तो कितना हो गया बच्चों 100 डिवाइड बाई ऑफ 2 it is equal to 50. So right answer of the question is what? 50. बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। In changing state gas of adiabatically from equilibrium state A to equilibrium state B, amount of work equal to 22.3 is done on the system. Be careful, huh? It has given taken from the system A to B via process in which the net heat absorbed system is 9.35 calorie. How much is the work done by the system letter case? तो बच्चों फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा dq is equal to what 0 एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो dw क्या हो जाएगा माइनस ऑफ du, बट dw इज ऑलरेडी नेगेटिव। तो du ab is equal to what माइनस ऑफ dw and minus of dw. Be careful, work done on the system minus 22.3 joule. So plus का 22.3 joule is the change in internal energy. Okay. And now the second case is what? This is first. अब second क्या आपका हमको dq second process पे जाना है। dq ab is equal to dw ab plus du ab। बट ये सिस्टम कौन सा है? ये सिस्टम है जिसमें हीट हमने दी है सिस्टम को। तो हीट एब्जॉर्ब इज पॉजिटिव। कितना हो जाएगा 9.35। अच्छा बच्चों इसमें क्वेश्चन में गिवन था है ना 1 कैलोरी इज इक्वल टू व्हाट 4.2। तो 4.2 इज इक्वल टू व्हाट dw निकालना है मेरे को एंड प्लस का डेल ab कितना हो गया 22.3। तो इसको लेके आओगे ये हो जाएगा 39.27 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 22.3 इज इक्वल टू dw ab। ठीक है अभी देखो कितना होगा ये 16 राइट क्या 16 तो 16.6 अप्रोक्सीमेटली। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखें आप लोग जितने भी हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट ऑल वाज इन फ्रॉम क्लासरूम। जैसे मैं आपसे हमेशा कमिटमेंट करता हूं कि जो भी आएगा वो क्लासरूम से ही आएगा। तो बच्चों अभी भी हमारे पास 20 से 25 दिन है। ठीक है क्या 20 दिन तो है ही सही। 20 में अगर हम ढंग से अच्छे से है ना बहुत अच्छे से अगर हम पूरा थ्योरी को अच्छे से रिमेंबर कर ले याद कर ले तो बहुत ज़्यादा हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।